अपना आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, उसको हम इस पीडीएफ को फ्री में देंगे। ओके, चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न के आंसर आपको देने होंगे। अगर आप हमारे आंसर देने से पहले अपना आंसर देते हैं तो आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग फ्री में लेना चाहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके विषय में आज हम प्रश्न लेकर के आए, काफी सारे प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया जा रहा है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी भूमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, इसका आंसर तो आप सभी लोगों के सामने है ही, देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बता देते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात भूमंडल जिस पर हम लोग रहते हैं, जो पृथ्वी का ठोस भाग है, इसको भूमंडल कहा जाता है। और इसकी व्याख्या को देखना भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए इसकी व्याख्या को भी देखते हैं। काफी सारी जानकारी हमको व्याख्या में मिल जाती है। अब व्याख्या महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को समझिएगा। अब जिन लोगों ने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी को नहीं समझा है, वो लोग व्याख्या के माध्यम से फुल टॉपिक को समझ सकते हैं। ओके, तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। और ये जो भूमंडल होता है ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी को, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक भाग होता है जो कि जल वाला भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं महासागरीय बेसिन। और एक भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं, जो कि स्थलीय भूभाग है, इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीप, ठीक है। तो पृथ्वी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, अगर ये प्रश्न आता है तो आता है, आप कहेंगे कि दो भागों में। पहला है जल वाला, जिसको हम लोग कहते हैं महासागरीय बेसिन, ठीक है, ये बड़े जलाशय होते हैं इसमें। और दूसरा आता है जो कि भूभाग है, स्थलीय भूभाग है, जिसमें बड़े बड़े स्थलीय भूभाग आते हैं, इसको कहा जाता है महाद्वीप, ठीक है, इसको कहा जाता है महाद्वीप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको यहां से आंसर देना शुरू करना है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि पृथ्वी में उपस्थित गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी भूमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो सभी प्रश्न बहुत ही सरल हैं। हालांकि इनको जानना हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए हम आप लोगों के लिए ये भी लेकर के आ रहे हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग वीडियो को रोक लिया करें, पॉज कर लिया करें, इसके बाद में आंसर दिया करें। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात वायुमंडल, ठीक है। अब इसकी व्याख्या को भी देख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में जो उपस्थित गैस की परतें हैं, जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर रखती हैं, उसे कहा जाता है वायुमंडल। जहां पर कौन कौन सी गैसें होती हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरी कई सारी गैसें ऐसी हुए हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित हैं, ठीक है, वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, और इसमें आपको थोड़ी सी मिस्टेक मिलेगी, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए जल वाष्प, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जबकि यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। बस यहाँ पर यही मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर डी लिखना चाहिए था, डी लिखना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ए लिख गया है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ये पीडीएफ पहुंच जाता है वो लोग इसको करेक्शन कर लें, कंफ्यूज ना हो, इस पर करेक्शन कर लें। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि कैसे, क्यों, कहाँ, समझना आवश्यक है। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है, समझ गए। अब जो जलमंडल होता है, जल में जल की सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि बर्फ है, इसके बाद में जल है और जल वाष्प है, ये तीनों। अब जलमंडल है, तो आप कहें कि जल जो है ये तो हर जगह पाया जाता है पृथ्वी पर, तो हर जगह पर, ठीक है। जल है, इसके बाद में बर्फ है, बर्फ भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। इसके बाद में जो जलवाष्प है ये हमको आसमान में पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, तो इनको आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। अब क्वेश्चन को याद करने में और समझने में फर्क बहुत होता है, तो जो लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं वो लोग क्वेश्चन को याद भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। आप जो लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे उन लोगों को याद करना भी कठिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? ऑप्शन ए स्थल मंडल एवं जल मंडल, ऑप्शन बी जल मंडल एवं वायुमंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल एवं वायुमंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही होंगे, अर्थात जो जैव मंडल है इसके अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल होते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके आंसर का हमको इंतजार रहता है, तो जल्दी करें।
चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अगर आपके इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप करके ही आए। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां पर तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसको कहते हैं जैव मंडल। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के लिए तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, अब तथा एक दूसरे से किसी न किसी रूप से प्रभावित भी करते हैं। ये तीनों परिमंडल एक दूसरे से क्रिया भी करते हैं, परस्पर क्रिया करते रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। अब कैसे, तो इसके उदाहरण आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अब जो स्थल मंडल है, इसके बाद में जल मंडल है और वायुमंडल है, ये तीनों जो हैं ये पृथ्वी पर उपस्थित हैं और तीनों ही एक दूसरे के संपर्क में हैं। ठीक है, अब आप देखें जो स्थल मंडल का अर्थ क्या हो गया, अर्थात जो जमीन है, और उसके बाद में जो जलमंडल है अर्थात जल है, और वायुमंडल है अर्थात वायु है। तो आप देखें कि हर जगह पर जो जल है, ठीक है। अब कहीं पर ऐसा भी है जहाँ पर आपको जल ना मिले और जो वायु ना मिले। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह है? नहीं है। इसलिए स्थल, जल और वायु ये तीनों ही पृथ्वी पर उपस्थित हैं और तीनों ही हर जगह पर पाई जाती हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जल है ये अगर, तो ये आपको कहीं-कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि रेगिस्तान है, ठीक है? तो रेगिस्तान में आपको जल कम मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे रेगिस्तान होते हैं जो कि बर्फीले होते हैं, वहाँ पर आपको बर्फ मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अब हमारा आगे का टॉपिक है, ठीक है? तो आगे हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊँचा शिखर कौन-सा है? ऑप्शन ए किलिमंजारो, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी K2। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व का सबसे ऊँचा शिखर जो है वो कौन-सा है? चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। आप लोग आंसर देने से पहले वीडियो को रोक लिया करें। चलिए, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई भी दी गई है और जो दूसरे तीसरे नंबर पर हैं उनको भी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अर्थात एक ही प्रश्न में हम 4 प्रश्नों को समेट कर लाए हैं, 1 2 3 और एक ही 4। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। स्थल की ऊंचाइयां, जो जो स्थल की ऊंचाइयां होती हैं, इनको समुद्र तल से मापा जाता है। अर्थात आप जब देखेंगे तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर आप देखेंगे तो कहीं पर पहाड़ है, ठीक है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर ताल तालाब है। तो जो जमीनी भाग है, यहाँ से अगर आप कहीं की ऊंचाई नापना चाहेंगे तो आप नहीं नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है। ठीक है, इसके लिए एक माध्यम बनाया गया और वो माध्यम है जल। ठीक है, कैसा जल? तो जो समुद्री जल है। अब एक बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो समुद्र है, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर जो समुद्र है ये एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे कि ये भारत है, ठीक है, ये चीन है और नेपाल है, इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ अगर जल देखा जाए तो इन सभी के आसपास से निकलता है। जो स्थलीय भाग है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो जलीय भाग है ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इस कारण से क्या है कि जो जल है वो एक समान है। जल जो समुद्र तल है ये एक समान है और जो ये भूभाग है ये एक समान नहीं है। इस कारण से क्या है कि जो हम लोग ऊंचाई को नापते हैं ये समुद्र तल से नापते हैं। ठीक है, तो स्थल की जो ऊंचाइयां हैं इनको हम लोग समुद्र तल से मापते हैं। और जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जो समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है, जो ये माउंट एवरेस्ट है ये समुद्र से कितने ऊंचा है? तो ये 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके 3 पॉइंटों को। और दूसरा जो है, सबसे पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, दूसरा हो गया K2 अर्थात गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, जो कि समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। इसके बाद में तीसरा आता है कंचनजंगा, जो कि समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। और इसके बाद में चौथा आता है, कुछ स्रोतों से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है इससे 8,850 मीटर तक तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,559 मीटर मिलती है। अब देखिएगा कुछ ऐसे स्रोत हैं इनके अनुसार हमको मिलती है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है 8,048। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जिनसे हमको पता चलता है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई हमको मिलती है 8,850। तो सिर्फ 2 मीटर का अंतर है। ठीक है, वैसे आप लोग इन दोनों में से क्या लिखना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। मेरे हिसाब से 8,848। ठीक है, अब कुछ स्रोत मिलते हैं तो ये तो इतना उचित नहीं होगा ना। इसके बाद में कंचनजंगा का भी एक यहाँ पर बताया जा रहा है। जो कंचनजंगा है एनसीईआरटी और बाकी सारे माध्यम से अगर देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई समुद्र तल से बताई जाती है 98। ठीक है, तो इतनी इतनी भी बताई जाती है। तो इन दोनों में से ये करेक्ट रहेगा या फिर ये? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो छठा प्रश्न दिया जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए
प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो जो विश्व का सबसे गहरा भाग है वो किस महासागर में स्थित है? आपको ये बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। अब इसका एक मेरियाना गर्त है, ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। ठीक है, कुछ स्रोतों से हमको पता चलता है कि इसकी गहराई 11,033 मीटर भी है। ठीक है, तो जितने आंकड़े हैं मैं आप सभी लोगों के सामने सारे आंकड़े को रखता हूँ। एक से पता चलता है कि 11,022 है और कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जिनसे हमको पता चलता है 11,033। आपको अगर मेंस में ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ये दोनों ही लिखने होंगे, और अगर प्री में आता है क्वेश्चन इसका तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर देगा। ठीक है, एक नहीं देगा बल्कि एक जरूर देगा, तो आपको उसी पर लगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये प्रश्न पता ही चल गया कि जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है, तो ये है प्रशांत महासागर। और इसका जो गहराई किस स्थान पर स्थित है, तो मेरियाना गर्त में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन डी आर्कटिका अंटार्कटिका। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अर्थात पृथ्वी के महाद्वीप जो हैं उनके आकार के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं। आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करें। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात एशिया। मैंने जो इनका अनुसार आकार का अनुसार है उसके अनुसार से सभी को रख लिया है। ठीक है, यह पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार का क्रम है पूरा। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया है सबसे बड़ा कौन सा? एशिया, तो सबसे पहले आ गया एशिया। इससे छोटा कौन सा है? फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका से छोटा आता है उत्तर अमेरिका, फिर इससे छोटा आता है दक्षिण अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, और इसके बाद में आता है यूरोप, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। तब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, और जो एशिया महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो इसमें आपको कई सारे प्रश्न मिल जाते हैं एक साथ में, जैसे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, उससे छोटा, अर्थात सभी आपको यहाँ पर पता चल गया कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। काफी सारे प्रश्नों को मैंने एक ही प्रश्न में रख लिया है जिससे कि वीडियो अधिक लॉन्ग ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8वां प्रश्न दिया जा रहा है कि एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है, क्या है? तो ऑप्शन ए यूराल पर्वत, ऑप्शन बी यूराल नदी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। एशिया तथा यूरोप इन दोनों को अलग करने वाली जो स्थलीय संरचना है वो क्या, बता दें। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप क्यों कैसे तो इसको समझिएगा, बिना समझे आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात इनकी जो जमीनी स्तर है ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो यूराल है, यूराल पर्वत और यूराल नदी है, ठीक है, इनके द्वारा एक दूसरे को अलग होती हैं, अर्थात जो ये एशिया और जो यूरोप है ये दोनों यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा अलग अलग हैं। ठीक है, पर जो व्यापार, इसका आंसर हम आपको बता दें। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप क्यों कैसे तो इसको समझिएगा, बिना समझे आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात इनकी जो जमीनी स्तर है ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो यूराल है, यूराल पर्वत और यूराल नदी है, ठीक है, इनके द्वारा एक दूसरे को अलग होती हैं, अर्थात जो ये एशिया और जो यूरोप है ये दोनों यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा अलग अलग हैं। ठीक है, पर जो व्यापार व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो यूरोप और एशिया इनको दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग है को यूरेशिया, अर्थात यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, जो यूरोप और एशिया इन दोनों की जो जमीनी भूभाग है वो एक ही है। ठीक है, अर्थात जो इनका व्यवहारिक रूप है ये एक ही है। इनको जो अलग करने वाली एक संरचना है उसका नाम है यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये दोनों इनको अलग अलग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आपको सभी प्रश्नों के आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिसे पीडीएफ चाहिए फ्री में वही देगा। ठीक है, अब जिसे आंसर आते हैं वो तो देगा ही। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त ये तीनों ही गुजरती हैं।
चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात अफ्रीका से। अब कैसे है तो इसको समझिएगा व्याख्या के साथ में। अफ्रीका, एशिया और इसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, यही है एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त ये तीनों ही गुजरती हैं। जो अफ्रीका है एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त ये तीनों ही गुजरती हैं। अब जो विषुववृत्त है ये 0 अंश अक्षांश, ठीक है, महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि जो शुरुआत में कुछ प्रश्न थे ये थोड़े से छोटे-छोटे थे, ज्यादा ही सरल थे। अब आप लोगों को थोड़े से ऐसे प्रश्न लग रहे होंगे कि हाँ ये यूपीएससी के लायक हैं। ठीक है, तो 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को का क्या नाम है? ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को क्या कहा जा सकता है? ठीक है, या फिर उसको क्या कहते हैं? काफी सारे टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पनामा नहर ऑप्शन बी, सुएज नहर ऑप्शन सी, कील नहर ऑप्शन डी, सुनहर। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात सुएज नहर। ठीक है, अब इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न भी थोड़ा सा बड़ा है और इसको समझना आवश्यक है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। अर्थात ये नहर एक बनाई गई है मनुष्य के द्वारा, इसलिए इसको कृत्रिम नहर कहा जा सकता है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, अब यह नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अर्थात जो एशिया महाद्वीप है और जो अफ्रीका महाद्वीप है इन दोनों को अलग करने वाली नहर कौन सी है? अगर ऐसे प्रश्न आता है तो भी आपको बताना है कि सुएज नहर। और अगर ऐसे प्रश्न आता है कि भूमध्य सागर को और लाल सागर को इन दोनों को जोड़ने वाली नहर कौन सी, तो भी आपको बताना है कि सुएज नहर। ठीक है, अर्थात इसी एक प्रश्न में बनते हैं 2-3 प्रश्न। ठीक है, अब इसके लिए एक पॉइंट भी दिया जा रहा है। 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण से यूरोप और एशिया के बीच में दूरी कम हो गई थी। अर्थात जो पहले आवागमन हुआ करता था व्यापार के लिए या फिर किसी और काम के लिए, तो उसके लिए इस नहर को खोदा गया था। ठीक है, इस नहर को खोला गया था कब? 1869 में, अर्थात 1869 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? ऑप्शन ए होंडुराम, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी कोस्टारिका, ऑप्शन डी निकारागुआ। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात पनामा। अब इसको व्याख्या को भी देख लीजिएगा। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरी स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। अब अगर ऐसे प्रश्न आता है कि पनामा जल संधि किसे कहा जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो उत्तर अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है, इनके ये दोनों जो महाद्वीप हैं, ये पनामा देश के पूर्वी सीमा में एक संकरी स्थल से जुड़े हुए हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पनामा जल संधि कहा जाता है। ठीक है, अब तथा ये जो स्थल संधि है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। कौन सी संधि? पनामा जल संधि। ठीक है, पनामा स्थल संधि। ठीक है, जल संधि नहीं, स्थल संधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की इस महाद्वीप के पश्चिम एवं प्रशांत महासागर तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर। ठीक है, जो ये महाद्वीप जो है इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर और पूर्व में है अटलांटिक महासागर। इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर फैली है। तीसरा कथन दिया जा रहा है कि इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपको आंसर कुछ इस प्रकार से देना है कि मान लीजिएगा कि 12 का ये तीनों सत्य हैं, तो आपको बताना है 12 का 1, 2 और 3, कुछ इस प्रकार से आंसर को देना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देते हैं अब हम आपको। इसके उपरोक्त तो सभी अर्थात तीनों कथन सत्य हैं। जो लोग समझना चाहते थे वो लोग समझ गए होंगे। उपरोक्त तो तीनों कथन सत्य हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब इस जो ये महाद्वीप है इसके अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो इन चारों महाद्वीपों में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें भी आपको बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में कुछ कथन दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं। पहला कथन दिया जा रहा है कि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा कथन है यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं आप जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका आंसर अब हम आपको देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर, क्या दोनों ही सत्य होंगे? ठीक है जी, बिल्कुल इसके दोनों ही कथन सत्य होंगे। अब आपको इसकी व्याख्या को भी हम बता देते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है जो किसी दक्षिणी गोलार्ध, जो कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है चारों ओर, और यहाँ पर क्या है कि ये पूरा महाद्वीप मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है। यहाँ पर अत्यंत ठंड होती है। ठीक है, अब बहुत से देशों ने शोध केंद्र, काफी ऐसे देश हैं जहाँ जिनके शोध केंद्र इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। इनके नाम हैं दक्षिणी, गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ ही के यहाँ पर नाम भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो आप लोग आंसर देते चलिएगा, और इसका क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के सामने। आकार के आधार पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी, अर्थात 1 2 3 कथन दिए रहे। हाँ, 1 प्रशांत महासागर, 2 हिंद महासागर, 3 अटलांटिक महासागर, और इसके बाद में चौथा कथन है, चौथा जो दिया है वो है दक्षिण महासागर, 5वां है अंटार्कटिक महासागर। इन चारों में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अभी हम आपको देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। ठीक है, कैसे? तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ठीक है, जिसका एक गर्त भी मैंने आपको बताया था, उसकी गहराई भी बताई थी। तो जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, समझे होंगे प्रत्येक प्रश्न को, वो लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात पहला कथन सत्य है। जो पहला दिया जा रहा है ये सही है कि जो प्रशांत महासागर है, ये विशाल जलाशय, प्रशांत महासागर विशाल से जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, महासागर कहलाते हैं। अर्थात जो काफी गहरे सागर हैं, ठीक है, उनको महासागर कहा जाता है। आकार की दृष्टि से उनका क्रम कुछ इस प्रकार, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, इसके बाद में आता है हिंद महासागर, इसके बाद में आता है दक्षिणी महासागर, और फिर आता है अंटार्कटिक महासागर। जो 5 महासागर हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों के क्रम आपको मिल चुके हैं। अगर ये प्रश्न आता है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आपको बताना है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है, और चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 16 को, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी लोगों के सामने है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है या फिर हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। पहला कथन दिया जा रहा है कि प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है कि यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। तीसरा कथन दिया जा रहा है कि यह महासागर के एक और एशिया, और ये इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका ऑप्शन नंबर तीनों ही सही होंगे, अर्थात ये तीनों ही कथन सही हैं। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है, और ये पृथ्वी का सबसे गहरा, जो इसका प्रशांत महासागर का जो ये सबसे गहरा भाग है वो कौन सा है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये जो प्रशांत महासागर या फिर जो इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं महासागरों पर, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, एक ना एक प्रश्न इस पर जरूर आएगा। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है या फिर है? इसके यहाँ पे पहला कथन दिया जा रहा है कि अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। और दूसरे कथन में दिया रहा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थित है। ठीक है, आदर्श स्थिति रखती है। इसके बाद में तीसरा कथन दिया है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित अर्थात कटी फटी है। तो इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो रुकना इम्पॉसिबल है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका जो तीन कथन दिया है, तीनों कथन सत्य हैं, उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है, ये बहुत ही अधिक कटी फटी अर्थात दंतुरित है। दंतुरित किसे कहते हैं? अर्थात आपके दांतों के प्रकार की। आप लोगों ने अपने दांतों को देखा है? नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखिएगा। आप दांतों को देखेंगे तो एकदम जो तो कटे फटे बीच बीच में, अर्थात कुछ भी डालो और खाओ तो वो एकदम महीन बनता, पिसता हुआ चला जाता है चक्की की तरह। कुछ इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर की तटरेखा भी है, कटी फटी, ठीक है। और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक जो पोताश्रय हैं, ठीक है, पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से भी यह सबसे व्यस्त महासागर, अर्थात यहाँ से व्यापार भी बहुत होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। पूछा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन से या फिर साकथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, अर्थात पहला कथन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। दूसरा कथन है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जल्दी से हमको बताइएगा कि जो पृथ्वी के तापमान से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसके दोनों ही कथन सत्य दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी कैसे सत्य हैं, क्या है, तो इसको समझिएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी जो मात्रा है, मात्रा में वृद्धि के कारण ही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19वां प्रश्न पूछा है कि प्रशांत महासागर की आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? पहला अर्थात ऑप्शन ए लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार आकृति, ऑप्शन सी लगभग चतुर्भुज। अर्थात इन तीनों में से किस प्रकार की आकृति है प्रशांत महासागर की? जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। त्रिभुजाकार है, चतुर्भुज है या फिर वृत्ताकार है? चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अर्थात प्रशांत महासागर की जो आकृति है ये लगभग वृत्ताकार है, लगभग गोल है। ठीक है, अब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, इन चारों की जो चारों हैं, ये चारों प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित हैं। कौन कौन से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, ये जो है ये चारों ही प्रशांत महासागर के आसपास स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर की आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ऑप्शन ए लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के समान, ऑप्शन डी उत्तर ध्रुव के चारों ओर। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर हमको बताइएगा कि जो अटलांटिक महासागर इसकी आकृति किस प्रकार की है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। ऐसे 4-5 प्रश्न है तो समझिएगा। जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति है एस अक्षर के समान, अर्थात इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में हिंद महासागर की आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो इसको भी समझिएगा। ऑप्शन ए लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार आकृति, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के समान, या फिर ऑप्शन डी उत्तर ध्रुव के चारों ओर। तो आपको बताना है कि जो ये हिंद महासागर इसकी आकृति किस प्रकार की है। चलिए इसका आंसर अब भी हम आपको बताते हैं। इसकी आकृति होगी त्रिभुजाकार। ठीक है, हिंद महासागर की जो आकृति है लगभग त्रिभुजाकार है, लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि अपने भारत देश के नाम पर पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में जो एशिया है और इसके पश्चिम में क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया स्थित है। पश्चिम में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और पूर्वी जो अफ्रीका है, अफ्रीका और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो इसके उत्तर में क्या है? एशिया स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसका एक पॉइंट भी दिया जा रहा है। आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है, इस जो 66.5 डिग्री है, इसके अंदर जो ये डिग्री वाले होते हैं, कितना है? उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिण ध्रुव क्या है, अगर आपको ये जानने हैं तो पीछे के ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और उत्तरी ध्रुव में ये 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में दिया रहा है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में
वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? जो मध्य मंडल है, ये वायुमंडल में किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल और आयन मंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल और आयन मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो वायुमंडल है, ये इन चारों में से किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अर्थात जो वायुमंडल है, इसको अपने वायुमंडल को अपने उसके घटकों अर्थात तापमान तथा अन्य जो तो आधार पर 5 परतों में बाँटा गया है। ठीक है? 5 परत कौन-कौन सी हैं? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। इन परतों को पृथ्वी की सतह के रूप में रूप रूप से शुरू करते हैं। ठीक है? सतह के रूप से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, इसके बाद में आता है संताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है? ये 5 मंडल है कौन-कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 मंडल हैं। अब इसकी आप लोग थोड़ी-सी और इस पर टिप्पणी देख लीजिएगा। आधुनिक जो आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों जो कि ये आता है, ये पहला है कि रेडियो सोंड है, ठीक है? रेडियो सोंड है, इसके बाद में आता है रवि सोंड है, रडार है, उपग्रह है, रॉकेट है, इसके अंदर सेंसर है। ये सभी ठीक है? और इसके प्रकार की जो और यंत्र आते हैं, वैज्ञानिक यंत्र हैं, इनकी सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई को 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है। किन-किन की सहायता से? 1, 2, 3, 4 ये जो उपग्रह हैं, रडार हैं और जो रेडियो सोंडे हैं, सेंसर हैं, रॉकेट हैं, इनकी सहायता से, ठीक है? किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है? काफ़ी सारे अध्ययन के बाद में ये पता चला है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? कभी-कभी प्रश्न इस पर पूछ जाता है, हालाँकि ये आपकी मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है? ठीक है? तो पहला कथन दिया जा रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा कथन दिया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़-पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके आंसर का हमको इंतज़ार है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर ये होगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक, कैसे सत्य हैं, क्यों सत्य हैं, इसको आप लोग जानिएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, इसके बाद में 21% ऑक्सीजन है और अन्य जो गैसें हैं वो हैं 1%। ठीक है? अब 1% में ही आता है कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इसमें काफ़ी सारी गैसें आती हैं, उनमें जो 78% पूरी देखिएगा, जो वायुमंडल में पूरी गैस है इसका 78% है नाइट्रोजन। अब सबसे अधिक नाइट्रोजन क्यों है? अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप क्या करेंगे? हालाँकि अगर ये प्रश्न आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस में ही आएगा, प्री में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है? इसके कारण ही हम पृथ्वी पर जीवित हैं। अब पृथ्वी के बाहर तो नाइट्रोजन है नहीं, अब वहाँ पर भी हम जीवित रह लेते हैं, क्यों? तो इस बात को समझिएगा। नाइट्रोजन है ये काम क्या करती है? तो इसको आपको अगर समझना है तो ऐसा समझिएगा, जब हम लोग पृथ्वी से बाहर जाते हैं अर्थात अंतरिक्ष में कोई जाता है तो आप लोग उसको देखेंगे कि वो एक सूट पहन के जाता है, ठीक है? सफ़ेद-सफ़ेद कलर का अंतरिक्ष का सूट होता है, उसको पहन कर जाता है। अब वो अगर सूट पहन कर ना जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि उसकी सारी नसें फट जाएँगी और उसकी मृत्यु भी वहीं पर हो जाएगी, ठीक है? ये जो वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होती है और नाइट्रोजन है हमारी पृथ्वी पर, इसी कारण से हम लोग जीवित हैं, ठीक है? तो चलिए इसके 2 पॉइंट और इनको भी समझ लीजिएगा। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन साँस लेने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है? और इसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यद्यपि ये बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पेड़-पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी आवश्यक है, ये पृथ्वी को गर्म रखती है और ये पेड़-पौधों के लिए आवश्यक होती है, ठीक है? तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न थे। पूरे कितने प्रश्न थे? पूरे प्रश्न थे 23 और 23 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए हैं, वो लोग हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप